हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई का क्लास। ठीक है, ईएसआई का टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपके जो भी और क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, जैसे बिहार दरोगा मेंस के लिए आपका क्लास चल रहा है, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि उसमें मेंस का आपका थंबनेल लगा हुआ है तो वो सिर्फ मेंस के लिए है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी जो भी व्यूअर्स हो, आप सभी वहाँ पे भी देखो, ठीक है, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा अर्जुन देव। ठीक है, देखो दो शासक का नाम आएगा और दो गुरु का नाम आएगा, सिख गुरु का नाम आएगा जिसको फांसी की सजा दी गई थी, मृत्यु दंड दिया गया था। एक है आपका जहांगीर जिसने दिया था और दूसरा है औरंगजेब। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखना है। अच्छा, याद कैसे रहेगा? याद रखना, औरंगजेब और अर्जुन देव साथ में नहीं है, और साथ में नहीं है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज करोगे। तो औरंगजेब अगर पूछा जाए तो औरंगजेब का हो जाएगा तेग बहादुर, और जो बच गया जहांगीर का हो जाएगा अर्जुन देव। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख के याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट आसान सा क्वेश्चन है। ये हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच। ठीक है, 1932 में ये हुआ था, और इसमें दलितों के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व किया गया था। ठीक है, टोटल 148 सीट्स इसमें रिजर्व किया गया था दलितों के लिए इसके तहत। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो बहुतों के दिमाग में आंसर आया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, संपादक पूछा जा रहा था। जिस किसी ने आंसर अरविंद घोष दिया उनका आंसर सही है। ठीक है, वंदे मातरम एक वीकली एडिशन न्यूज़पेपर था। ठीक है, वीकली एडिशन था, और ये इंग्लिश में ये न्यूज़पेपर था। सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वंदे मातरम को पब्लिश जो किया गया था इंग्लिश में किया गया था, और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे अरविंद घोष। ठीक है, 1905 में इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, और 1906 में प्रथम पत्रिका जो है वह पब्लिश किया गया। दोनों चीजें आपको याद रखना है। 1905 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1906 में प्रथम इसका पत्रिका पब्लिश हुआ। ठीक है, अब जो आप जान रहे हो वंदे मातरम, वो है गीत। ठीक है, वंदे मातरम। अब इसको सबसे पहले किसने गाया, किसने बनाया? तो इसको सबसे पहले जो बनाया गया था या गाया गया था वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? मूल कर्तव्यों का संस्तुति किसने किया था? जल्दी बताओ, कौन थे वो? मूल कर्तव्यों को जिसने सुझाव दिया था, जिसने, ये था स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो इन चारों में से सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है नायलॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है। तो शांतिवन किसका समाधि है? तो शांतिवन समाधि है जवाहरलाल नेहरू का। किसका समाधि है शांतिवन? जवाहरलाल नेहरू। देखो कुछ समाधियां हैं जिसको मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, आपके एग्जाम में अगर आ गया तो अच्छा रहेगा, यहाँ से आपका रिवीजन अगर किया हुआ रहेगा तो। सबसे पहला है आपका राजघाट। ठीक है, राजघाट जानते हो किसका है? महात्मा गांधी का। ठीक है, मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा, जिसको आंसर आता है वो कमेंट में करते जाना। दूसरा है विजय घाट। ठीक है, कौन सा है? विजय घाट। जल्दी बताओ विजय घाट किसका है? बिल्कुल सही, विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, तीसरा है आपका शक्ति स्थल। ठीक है, शक्ति स्थल किसका है? तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको शांति वन और शक्ति स्थल में। शक्ति स्थल बिल्कुल सही इंदिरा गांधी का है, और शांति वन है आपका जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, इसके बाद चौथा जो है आपका वो है किसान घाट। किसान घाट कौन है? ये है चौधरी चरण सिंह। और पांचवा आपका एक और है इसमें अभय घाट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए है। ठीक है, अभय घाट तो याद रखना मोरारजी देसाई का अभय घाट। ठीक है, उसके बाद छठा है आपका वीर भूमि। वीर भूमि किसका है? वीर भूमि है राजीव गांधी का। ठीक है, और सातवां है आपका समता स्थल। समता स्थल किसका है? यह है जगजीवन राम का। ठीक है, एक और आप याद रख लो लास्ट, ये है महाप्रयाण घाट। क्या है? महाप्रयाण घाट। तो ये हमारे राजेंद्र बाबू के लिए था। ठीक है, यानी राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। तो ये 7-8 हैं जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी भी आपसे
पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। इससे आसान क्वेश्चन और कोई हो ही नहीं सकता है। यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कौन आया था? फाहियान। कहां से आया था? चीन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। अगर आपातकाल की घोषणा की गई है, या तो युद्ध के कारण हो या बाह्य आक्रमण के कारण हो, किसी भी कारण से अगर घोषणा की गई है, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? 352, अनुच्छेद 352 के तहत, तो कितने दिनों के अंदर संसद के द्वारा वह अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो वह आपका 1 महीने के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ था? ये लागू किया गया था यूएसए में। शून्य आधार वाला बजट है, ये शून्य काल नहीं है। मैंने बताया था शून्य काल दिया है भारत ने, लेकिन शून्य आधार बजट, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था यूएसए के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? यानी विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये आपका चीन। ठीक है, प्रथम स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे है भारत। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक ये माना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना किस देश की करेंसी है? कोरोना किस देश की करेंसी है? तो कोरोना स्वीडन की करेंसी है। कहाँ की करेंसी है कोरोना? स्वीडन की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन कहाँ है? जल्दी बताओ, कहाँ है वृंदावन गार्डन? तो ये है मैसूर में। बहुतों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये यूपी में होगा। ठीक है, वृंदावन गार्डन है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये वृंदावन गार्डन है और ये है आपका मैसूर में स्थित। क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? जल्दी बताओ। वेलिंगटन ट्रॉफी तो ये दी जाती है याचिंग में। ठीक है, ये नाव वाला एक खेल है। याच मतलब नाव होता है। ठीक है, नाव खेवने वाला एक खेल है। उसमें आपको प्राइज जो दिया जाता है, यानी ट्रॉफी जो दिया जाता है, वो है एक उसमें से वेलिंगटन ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो अदर ऑप्शन जो भी हैं, रोविंग, स्विमिंग, शूटिंग और याचिंग, तो इसमें से 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, रोविंग और याचिंग। ठीक है, ये दोनों नौ से ही संबंधित है, लेकिन दोनों का फॉर्म अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की निम्नतम उम्र है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो यह है 35 वर्ष। अनुच्छेद कोई मुझे बता सकते हो? कमेंट में जल्दी से बताओ, अनुच्छेद कौन सा है ये? तो अनुच्छेद है 58। ठीक है, आर्टिकल 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य तभी होगा जब ये जो अर्हता दिया हुआ है आर्टिकल 58 में, ये वो सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, तो अर्हता यानी जो भी उनका टर्म एंड कंडीशन है वो तो आप सभी जान ही रहे हो। अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति किस काल की उदाहरण है? तो किस काल का उदाहरण है ये? यह है चोल काल का उदाहरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी मराठों का जो पराजय हुआ था पानीपत की तीसरी युद्ध में, क्यों हुआ था, उसका क्या कारण हो सकता है, इस पर आपको विचार करना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए से हैं, इसमें से आपको बताना है क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहला है आपका सदाशिवराव की कूटनीतिक गलतियां। दूसरा है अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व। तीसरा है मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना। और चौथा है मराठा सेना के एक सेना नायक इब्राहिम खान गारदी का गद्दारी। इसमें से बताओ मराठाओं के हार का कारण क्या था? क्या था मराठाओं के हार का कारण? तो देखो पहला कारण था, दूसरा कारण था, तीसरा कारण भी था, लेकिन चौथा ये गद्दार नहीं था। ठीक है, ये वाला कारण आपका गलत हो जाएगा। तो 3 कारण इसमें आपका सही है और ये तीनों मराठों के हार का कारण था। तो आपका सही आंसर ए होगा।
अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का डैश से था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा सा सुनहरा मौका लेकर आता है कि कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ जानने को भी मिलेगा और कुछ आपका टेस्ट भी किया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपको एक कंडीशन दिया गया है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का किससे था। तो लोधी वंश का क्या किससे था, ये था इब्राहिम लोधी से। अब कैसे मुगल वंश का संबंध बहादुर शाह जफर से आप कैसे लगा सकते हो, अगर आपको कुछ भी दिमाग में आइडिया है तो जल्दी से लगाओ। लोधी वंश का संबंध जिस तरह से इब्राहिम लोधी का है उसी तरह से मुगल वंश का संबंध बहादुर शाह जफर से है। तो देखो, पता नहीं आप लोगों ने क्या समझा। तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, ठीक है। उसी तरह से लोधी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं। पंडित भीमसेन गुरुराज ये किस फील्ड से हैं ये आपको बताना है। तो किस फील्ड से थे ये थे हिंदुस्तानी गायक, ठीक है। भीमसेन गुरुराज जोशी, ठीक है, ये एक हिंदुस्तानी गायक थे। अगला क्वेश्चन है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है। तो अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में है कौन सा, इंडिया गेट, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जो भी अज्ञात सैनिक थे जो मारे गए थे, ठीक है, उनकी स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्र से वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। तो किस यंत्र के प्रमुख वादक थे किशन महाराज, जल्दी बताओ। किस यंत्र के बजाने वाले थे वो, ये थे तबला वादक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मदुरै राजधानी थी। तो मदुरै किसकी राजधानी थी। तो मदुरै किसकी राजधानी थी, मदुरै थी पांड्यों की राजधानी। किसकी राजधानी थी मदुरै, पांड्यों की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे, यह है लोहा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी। किसके हाथों में थी, ये थी टोडरमल के हाथों में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में पुरंदर दास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, पुरंदर दास को क्या जाना जाता है, कर्नाटक संगीत का पितामह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हो गई थी। तो अलेक्जेंडर जब भारत से यहाँ से लौट के गया तो इसका 323 बीसी में या ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। आपसे पूछा जा रहा है कहाँ इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ इसकी मृत्यु हुई थी, बेबीलोन में, ठीक है। अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई 323 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसको पुकारा जाता है, ये पुकारा जाता है शाहजहां को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। कौन सा है, यह है आपका ट्रम्पेट, ठीक है, और सब में तार होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। गंधार शैली का सूत्रपात किसने किया था, किसने किया था, ये किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा, महायान संप्रदाय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। सलारगंज संग्रहालय ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है वो नृत्य है घूमर नृत्य, ठीक है। घूमर नृत्य कहाँ का नृत्य है, मुझे जल्दी से कोई बताओ। घूमर नृत्य कहाँ का नृत्य है जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। तो घूमर नृत्य आपका है राजस्थान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ। तो हीनयान और महायान आपको पता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो दो भागों में बढ़ गया, ठीक है, हीनयान और महायान में। तो आपको ये बताना है ये किस बौद्ध संगति में हुआ था। तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये था आपका पंचमहल, ठीक है, जो अकबर ने जिसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर की ऊपरी भाग के चित्र बने हुए थे। तो किन सिक्कों पर ऐसा माना गया है जो भारत का प्राचीनतम सिक्का हुआ इस टाइप का? तो वो है आपका गुप्त सिक्के। गुप्त काल के जो भी सिक्के हुए उसमें आपको देखने को मिलता है क्या? शासकों का नाम और उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना। अच्छा, यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे बनता है, बहुत ही ध्यान से आप याद रखना। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो आपका होगा महात्मा गांधी, ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन था सर्वप्रथम, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन बना, तो उसमें आंसर क्या होगा? जल्दी से कोई मुझे कमेंट में बताओ कौन होगा? वो होगा घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। क्या होगा? अगर क्वेश्चन पूछा जाए अध्यक्ष तो आपका आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, लेकिन संस्थापक अगर पूछा जाए तो महात्मा गांधी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। अच्छा, किसने जोड़ा था अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा टैगोर। कौन है? टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा था, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपिता अगर आपसे पूछा जाए, राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने बुलाया? तो ये बुलाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया? चार्ल्स वुड डिस्पैच, जल्दी बताओ किस वर्ष ये भारत आया था? चार्ल्स वुड डिस्पैच, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से, और 1854, बिल्कुल सही, 1854 में ये भारत आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? आसान सा क्वेश्चन है, यह है आपका 1912। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता वहां पे आप फंस जाते हो, और एग्जाम में बीपीएससी में अभी तक ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा की, बस यहाँ पे घोषणा की अगर रहता तो आपका आंसर हो जाता 1911। आपको पता है 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, उसी में इसकी घोषणा हुई थी कि इसको बिहार को अलग प्रांत बनाया जाएगा, लेकिन विधिवत अलग कब किया गया? 1912 में। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से कौन जुड़े थे? जल्दी बताओ कौन जुड़े थे? तो ये थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू गांधी जी से जुड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतःकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था। आपको ये बताना है कहाँ किया था इन्होंने। कहाँ किया था? ये किया गया था सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में। अच्छा, यहाँ से रिलेटेड मैंने कुछ और भी आपको बताया हुआ था कल के सेट में आपका आया हुआ था। क्या आया हुआ था? INA, ठीक है। INA की स्थापना किसने की? तो INA की स्थापना 1942 में की गई थी। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। लेकिन 1943 में इन्होंने इसको सुभाष चंद्र बोस ने इसको पुनर्गठित किया था। दोनों चीजें कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, लेकिन आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया? सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब गाया गया? जल्दी बताओ कब और कहाँ गाया गया? यह गाया गया कलकत्ता में। कलकत्ता में कब? 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है। डेट भी आप याद रखना, कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, क्या ये शुरू से था या बाद में इसको जोड़ा गया था? कब से है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार? तो ये हमारे संविधान में मूल संविधान का भी हिस्सा था, यानी शुरुआत से ही हमारे संविधान में मौलिक अधिकार प्रेजेंट है, ठीक है।
अब ये मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है, भाग 3 में आता है। लेकिन मुझे ये बताओ ये मैग्ना कार्टा कहाँ की विचारधारा है? तो ये इंग्लैंड की विचारधारा है, ठीक है। इंग्लैंड में 1215 में मैग्ना कार्टा विचारधारा का सूत्रपात हुआ था, वहीं से हम लोगों का मौलिक अधिकार आया है, ठीक है। और अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, इससे पहले 7 हुआ करता था, ठीक है। जो 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया, जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बहुतों के दिमाग में राष्ट्रपति आया, लेकिन ध्यान दो ये राज्य लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी नहीं है, ठीक है। ये स्टेट जो वहां का पीएससी होता है वो है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता कैसी है? तो यह है अनिवार्य। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य भारत का पार्ट कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, ऐसा हमारे यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर को कुछ अलग फैसिलिटीज जरूर मिले हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे संघ का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ का जो सदस्यता है राज्यों का वो अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो इन चारों ऑप्शन में से बताओ यूएसए के समान हमारा कौन सा पक्ष है? यूएसए के समान हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वह उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि प्रेरित वो इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने लिया कहां से है मौलिक अधिकार? तो ये लिया है अमेरिका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? ये कहते हैं गोदावरी को। अब बहुतों का आंसर है कावेरी, बहुतों का आंसर है गोदावरी। तो अब क्या होना चाहिए सही आंसर? देखो बहुत सारे बुक्स में भी आपको दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा गया है, बहुत सारे बुक्स में गोदावरी को कहा गया है, लेकिन दक्षिणी गंगा आपके गोदावरी को कहा जाता है, वृद्ध गंगा आपके गोदावरी को कहा जाता है। लेकिन अगर दोनों साथ में ऑप्शन हो तो क्या आंसर लें? तो आप आंसर गोदावरी ही लोगे, ठीक है। नहीं रहे ऑप्शन में तो आप कावेरी ले सकते हो, ठीक है। दोनों का देखो अलग अलग अपना रीजन है क्यों कहा जाता है। गोदावरी को कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी ये है, और गोदावरी के बाद आता है कावेरी का नंबर। लेकिन दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी में से एक कावेरी है, इस कारण से इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो दोनों साथ में है तो आप गोदावरी ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से किन किन राज्यों का सीमा जुड़ता है? तो बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। कौन कौन सा राज्य है वो? जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में झूम कल्टीवेशन होती है? आसान सा क्वेश्चन है, झूम कल्टीवेशन भारत में कहाँ होती है? ये आम तौर पर जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों में आपको झूम कृषि देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जनजातीय आदिवासी लोगों के द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहाड़ी लोग भी है और जनजातीय आदिवासी लोग भी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जनरली आपको पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर पहाड़ी लोग भी हो सकते थे। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में भी वहां पर जो आदिवासी लोग रहते हैं ये मेनली उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, सॉरी फॉलो किया जाता है झूम कल्टीवेशन को। तो आपका सही आंसर होगा जनजातीय आदिवासी लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? ये स्थित है पेराम्बूर में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है? अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया हिमालय के अलावे कौन सी है। तो हिमालय के अलावे जब 4 ऑप्शन में से आप देखोगे तो आपको अनायमुडी ही मिलेगा, ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है। यह है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है क्या कहा जाता है? तो पूरा का पूरा डेफिनेशन एस्ट्रॉइड का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एस्ट्रॉइड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है क्या कहा जाता है? तो पूरा का पूरा डेफिनेशन एस्ट्रॉइड का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एस्ट्रॉइड, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो भारत सरकार का जो वार्षिक कर राजस्व है किस स्रोत से सबसे अधिक प्राप्त होता है? तो ये आपका आय और निगम कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वशर्त उपलब्धियां प्रणालियों का निकट का संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से है? स्वशर्त उपलब्धि प्रणालियों का निकट संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये क्षेत्र है आपका केबल टीवी नेटवर्क। ठीक है। CAS का संबंध किससे है? यह है टीवी नेटवर्क का। ठीक है। CAS का फुल फॉर्म क्या हुआ? ये हुआ कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। क्या हो गया? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? क्या कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित रहा कहाँ स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? ये स्थित है श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI क्या है? यूनाइटेड नेशंस यानी UNHDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल जारी भी होता है और ये है क्या, ये आपको बताना है। तो क्या है? जल्दी से आंसर करो, सारे ऑप्शंस को पढ़ो और आंसर करो। तो यह है विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मापदंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर अगर आप दाब बढ़ाते हो तो उसका गलनांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये कारण है परिकिरणन। ठीक है। परिकिरणन के कारण ही सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय आपको लाल दिखता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हुआ है घर का, ठीक है, वायरिंग जो किया जाता है यह किस में किया जाता है? श्रेणी में किया जाता है, पैरेलल में किया जाता है यानी समांतर में, या मिश्रित में, किस में? ये किया जाता है पैरेलल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना है एक। लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है? आसान सा क्वेश्चन है। यह एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप किस तापमान पर बराबर होता है? तो यह है -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो ध्वनि की गति सबसे अधिक आपके चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक किसमें होगी? तो ये होगी स्टील में। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को आप जानते हो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है और दूसरा, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है। जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। अब ये ऑक्सीकरण इसका होना, ऑक्सीडाइजेशन इसका होना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके कारण से आपका आग भी उत्पन्न होता है, बहुत अधिक एनर्जी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हवा में जलना प्रारंभ कर देता है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। आपका बी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो RBC जो है यह शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ऐसा है जो आप चाह के भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता था अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे कोई एक ऑप्शन 72 डाल दूं। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिना देखे सुने 72 मार देगा। लेकिन आप ध्यान से देखो क्या है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो जब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा? तो ये ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप आते हो तो हिमालय का विस्तार आपको कहां से कहां तक मिलेगा? कहां से कहां तक?
तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक आपको मिलेगा। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, नामचा बरवा जो है वह सबसे पूर्वी पार्ट है हिमालय का। ठीक है, तो आपका क्या होगा सही आंसर, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत में हाल ही में लुप्त हो गया है। इन चारों ऑप्शन में से अगर आप देखोगे तो आपका सही आंसर होगा चीता। ठीक है, चीता को एक लुप्त प्राय जानवर घोषित कर दिया गया है, लेकिन भारत में अभी भी चीते हैं, पर ऑन पेपर ये लुप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। वो कौन सा गैर संसद सदस्य है, आसान सा क्वेश्चन है, वो है भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है, किसी भी राज्य को। अभी बिहार भी डिमांड कर रहा है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, तो ये जो दर्जा दिया जाता है इसमें केंद्र सरकार का क्या रोल होता है, क्या इसका मोटिव होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा। दूसरा है, कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। और तीसरा है आपका, चालू खाता बजटीय घाटा केंद्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें से आपका सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी आपका सही आंसर होगा, यानी अधिकांश प्रतिशत जो है वह अनुदान के रूप में सहायता किया जाएगा और कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग ए और बी है के बच्चे में निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप माता और पिता का ए और बी है, तो ऐसे में बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, ये हो सकता है ए बी और ओ। ठीक है, देखो मैंने जब आपको बायो पढ़ाया था वहां पे मैंने इसको डिटेल से बताया हुआ है कि माता पिता का क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है और बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास है तो पढ़ लो, नहीं तो थोड़ा सा पॉज कर लो और कुछ और काम कर लो। यहाँ पे देखो मैं 2 टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, 3 टेबल एक्चुअली में बनाऊंगा। ठीक है, इसमें से मैं बताऊंगा कि माता पिता का क्या हो सकता है, पहला होगा। ठीक है, दूसरा बच्चों में क्या संभावित है, और तीसरा टेबल जो है ये होगा कि बच्चों में क्या कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नहीं का है, ये बच्चों में हो सकता है। ये मैं इसको लिखूं, ये मैं लिखता हूं फादर और मदर। ठीक है, इसमें से अगर दोनों का O इंटू O है, ध्यान से इसको याद रखना। ठीक है, कहीं नोट डाउन कर लो अगर आपने तभी नहीं किया था तो। दोनों का अगर O इंटू O है तो बच्चों में 100% O ही होगा। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है, A B और AB, ये कभी नहीं हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर माता पिता दोनों का O हो तो बच्चों में क्या नहीं हो सकता है, तो आपको कोई भी एक ऑप्शन में मिल जाएगा, A मिलेगा, B मिलेगा या AB मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अगर माता पिता का O इंटू A है, यानी किसी का O है किसी का A है, तो बच्चों में सिर्फ O और A ही आपको देखने को मिल सकता है, B और AB कभी नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, यानी आपको याद रखना है एक ही चीज, ये याद नहीं रखना है, ये वाला जो थर्ड कॉलम है ये याद नहीं रखना है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये वाला, रेस्ट जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरा आपका ब्लड ग्रुप है O इंटू बी। ठीक है, O इंटू बी अगर है तो O भी होगा। ये सारे आसान पहले मैं बता रहा हूं, ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे याद रखने में आसानी होगा। देखो अगर O है दोनों का, बच्चे का भी O होगा। माता का अगर A है और पिता का O है, या पिता का A है माता का O है, तो O या A में से कोई एक हो सकता है। इसी तरह से B में O और B हो सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन ये हुआ। ठीक है, मैं अब 2 ही बताता हूं, तीसरा जो बच जाएगा वो आप ऑटोमेटिकली लिख लेना। ठीक है, अगर एक का O है माता पिता में से और दूसरे का AB है, तो बच्चों में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अब आपका कंफ्यूजन चालू होता है। यहाँ पे बच्चों में सिर्फ A और B होगा, O कभी नहीं होगा। ठीक है, A और B होगा, O और AB नहीं हो सकता है। यानी जो माता पिता का है वो कभी बच्चों में हो ही नहीं सकता है O और AB में। क्लियर है, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ, O और AB कभी नहीं होगा। अगला है आपका, देखो O इंटू AB आपका हो गया। अब अगला है A इंटू A। ठीक है, ये सारे कंडीशन हो गए। अगर माता पिता दोनों का AA है तो बच्चों में या तो A होगा या O होगा।
क्लियर है। अगर माता पिता का A इंटू बी है, ठीक है, तो क्या होगा, तो सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, A B O A B, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर माता और पिता का B इंटू बी है तो फिर सेम कंडीशन O और B, जैसे A में था। एक को याद रखो ना, दूसरा आपको याद रखने में आसानी होगा। अगर B इंटू ए बी है, ठीक है, अभी आपने देखा ऊपर बी A इंटू बी और फिर B इंटू बी, अब आप देख रहे हो B इंटू ए बी। अगर ऐसा हो तो बच्चों में क्या हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ठीक है। अगर माता और पिता दोनों का ए बी ही हो, ब्लड ग्रुप हो, तो बच्चों में क्या हो सकता है, बच्चों में भी A B और ए बी हो सकता है, ठीक है। ये सारे कंडीशन है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी आपसे पूछा जाएगा कौन सा और संभावित है, कभी पूछा जाएगा संभावित है, या कभी बच्चों का ब्लड ग्रुप दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा अगर बच्चों का ब्लड ग्रुप, संभावित ब्लड ग्रुप O और B हो तो माता पिता का क्या हो सकता है, तो B इंटू बी, ठीक है। इस तरह की चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। सारे टेबल आप नोट डाउन कर लो, एक या दो बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजियर किस देश का नागरिक था। तो ले कार्बूजियर किस देश का नागरिक था, ये था फ्रांस का, ठीक है। और ले कार्बूजियर कौन है, ये है चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया या टिटनेस। तो इसमें से टिटनेस है जो संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि मांग की आय लोच एक से अधिक है तो पण्य या वस्तु होगी। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर मांग की लोच, ठीक है, मांग की लोच एक से अधिक हो, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर एक से अधिक हो तो वस्तु क्या हो सकता है, किस तरह का वस्तु होगा जब इलास्टिसिटी एक से अधिक होगा, तो ये आपका हो जाएगा आवश्यकता वाला वस्तु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है, क्या होता है एनोड में, शुष्क सेल में ये होता है ग्रेफाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ये आपका हीमोफीलिया रोग, ठीक है। ये हीमोफीलिया रोग जो है ये जनरली पुरुषों में होता है, पर महिलाओं में भी इसको देखा जाता है, लेकिन रेयर केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है। कूना, कूना किस देश की समाचार एजेंसी है। कूना किस देश की समाचार एजेंसी है, ये है कुवैत का, ठीक है। कुछ देशों का समाचार एजेंसी जो आपसे बार बार पूछे गए, जैसे अगर आपसे रूस का पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, रूस का, तो रूस का जो समाचार एजेंसी है उसका नाम है तास। क्या नाम है, तास, ठीक है। इसके बाद रूस के बाद अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे ईरान का अगर पूछा जाए, ठीक है, दूसरा आप नोट डाउन अगर करना चाहो तो कर लो, ईरान का है इरना। क्या है, इरना, आसान सा है, नाम के साथ रिलेटेड है, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिलिस्तीन का भी आपसे पूछा जाता है, फिलिस्तीन का अगर पूछा जाए तो ये है वाफा। क्या है, वाफा, ठीक है। चीन का भी आपसे पूछा जाता है, चीन का है सिन्हुआ। क्या है चीन का, चीन का है सिन्हुआ, ठीक है, ये भी आप याद रखना। और भारत का क्या है, भारत की समाचार एजेंसी कौन सी है, सरकारी समाचार एजेंसी, ये है यूनिवार्ता। क्या है भारत की, भारत की है यूनिवार्ता, ठीक है। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से याद रखना ही रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास मिलता है, यह है कश्मीर का इतिहास या जम्मू कश्मीर का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रमाणिक रचना निम्नलिखित में से कौन सा है। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक और जीवन एवं अन्य विषयों पर प्रमाणिक रचना कौन सी है। तो कौन सी है प्रमाणिक रचना, यह है इंडिका, ठीक है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था, मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2020 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था। 2020 में सर्वप्रथम शतक लगाया गया था क्रिस गेल के द्वारा। किसने लगाया था सर्वप्रथम शतक, क्रिस गेल ने।
अगला क्वेश्चन है, भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, सॉरी कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया न्यूयॉर्क में, ठीक है। देखो, प्रवासी भारतीय दिवस दो तरह से मनाया जाता है, एक तो हम लोग यहाँ पे मनाते हैं और एक भारत से बाहर सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहला जो सेलिब्रेट किया गया था वो किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के भारत आने के पूर्व यहाँ कौन सी आदिम जाति निवास कर रही थी? आदिम जातियों के बारे में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री का जब मैं डिटेल स्टार्ट मैंने किया था तो वहां पे मैंने आदिम जातियों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर करो अगर आता है तो, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि भारत में आर्यों के आने से पहले कौन सी आदिम जाति निवास कर रही थी? ये था द्रविड़, जिसको हम लोग मूल भारतीय जनजाति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही सही लिखिए, ठीक है। उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह है। तो अगर आप लोग करंट से अपडेट हो तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक उपग्रह अब बृहस्पति के पास नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह अब है शनि यानी सेटर्न के पास, ठीक है। शनि के पास पहले 62 उपग्रह था और बृहस्पति के बाद पास पहले 67 था, फिर बाद में 79 हो चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा बृहस्पति के पास ही था। लेकिन अभी लेटेस्ट 2019 में 20 और उपग्रह शनि का खोजा गया और ये अब टोटल हो गया 82, जहां बृहस्पति रह गया 79, ठीक है। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास, यानी 3 नंबर होना चाहिए सबसे आगे, तो आपका डी ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए सारे एक बार मैच करके देख लेते हैं। बृहस्पति के पास कितना मैंने बताया? 79, तो ये दूसरे स्थान पे है। उसके बाद वरुण, वरुण यानी नेपच्यून, नेपच्यून के पास है 13 उपग्रह। और फिर आपका है मंगल, मंगल के पास है 2 उपग्रह, फोबोस और डिमोस, ठीक है। तो आपका ये है चौथे स्थान पे, तो आपका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास यानी इक्वेटोरियल डायमीटर आपसे पूछा जा रहा है। तो विषुवतीय व्यास पृथ्वी का कितना है? यह 12,750 किलोमीटर यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे एक्चुअल में इसका क्या, यहाँ पे आपको देख लो, जो सबसे पास है वही आपका आंसर होगा। एक्चुअल में 12,756 किलोमीटर, ठीक है। यह है आपका विषुवतीय यानी इक्वेटोरियल। अगर आपसे यहाँ पे ध्रुवीय पूछा जाता, पोलर व्यास पूछा जाता, पोलर डायमीटर पूछा जाता, तो ये होता 12,714 किलोमीटर, ठीक है। दोनों के बीच में गैप अगर आपसे पूछा जाए कितना किलोमीटर का अंतर है, तो ये हो जाएगा आपका 42 किलोमीटर। ये तीनों चीजें आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? एक बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया कि शेप कैसा था, तो शेप था इसका वृत्ताकार। और नाम क्या है, जल्दी बताओ नाम क्या है? यह है स्पुतनिक, ठीक है। तो स्पुतनिक का शेप जो था वो था वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। उपग्रह की कक्षीय अवधि यानी किसी भी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वह किसके समानुपाती होता है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये होता है r⁴/2। क्या होता है? r⁴/2। ये इसके समानुपाती होता है उसका ऑर्बिटल टाइम, ठीक है। अगर पलायन वेग पूछा जाए तो पलायन वेग कक्षीय वेग का, ये जो कक्षीय अवधि है, यहाँ पे ध्यान रखना ये कक्षीय अवधि है। और मैं भी बोल रहा हूँ पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय अवधि का, सॉरी कक्षीय वेग का √2 टाइम्स होता है, ठीक है। अगर कुछ भी उसका ऑर्बिटल स्पीड होगा तो उसका पलायन वेग, उस उपग्रह का पलायन वेग हो जाएगा उसका √2 टाइम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहत कहाँ की मुद्रा है? आसान सा क्वेश्चन है, बहत कहाँ की मुद्रा है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको मिलेगा थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड का मुद्रा है बहत। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलती है? तो ग्लेशियर में बर्फ हमेशा कहां से पिघलती है? यह पिघलती है सबसे निचले स्तर से। अगला क्वेश्चन है, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? दोआब, आपने हिस्ट्री में बहुत बार दोआब क्षेत्र पढ़ा होगा। तो दोआब का मतलब क्या होता है? दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है, वेदांतगल पक्षी विहार कहाँ है?
वेदाधांगल भी कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो वेदांतगल या वेदाधांगल पक्षी विहार जो है वह है तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नागपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी गर्म धारा है? तो जलधारा के बारे में मैंने आपको बोला हुआ है कि जलधारा याद कर लो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो गर्म जलधारा कौन सी है? तो ये आपका ब्राजील की जलधारा मैंने बताया हुआ था, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है और ये गर्म जलधारा है। ठीक है, और जो भी जलधारा है सबको आप याद करो, मैं बार बार यही बोलूंगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, और दूसरा मैं अगर यहाँ पे सारे ऑप्शंस को अगर देखूं, कैलिफोर्निया की जलधारा ये आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, इसके बाद है ब्राजील, मैंने बता दिया, बेंगुएला की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। तो सारे यहाँ पे ठंडी जलधारा है, बस एक ही गर्म जलधारा है, वो है ब्राजील की जलधारा। अगला क्वेश्चन है लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? किस प्रकार की मिट्टी है? यह है पवन निक्षेपित मिट्टी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल सबसे पहले भारत में लागू किया गया था सन 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें से मार्ले जो था वो था सचिव और मिंटो जो था वो था उस वक्त का गवर्नर। ठीक है, और 1909 में जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया, इसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य किस तरह का होना चाहिए? किस तरह का होना चाहिए? यह होना चाहिए राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी बनाने वाला। ठीक है, ये होना चाहिए वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो निम्नांकित में से मुद्रास्फीति के नियंत्रण का विधि कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है मुद्रास्फीति के नियंत्रण का विधि? यह है ब्याज दर को कम करना। रेस्ट जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सब मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का विधि हो सकता है, जैसे मांग पर नियंत्रण करना, मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण करना, वस्तुओं की राशनिंग। लेकिन ब्याज दर को कम करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्याज दर को कम करने से मार्केट में और पैसे बढ़ेंगे और मुद्रास्फीति में हमें मार्केट से पैसों को कम करना होता है। अगला क्वेश्चन है उत्पादन के 4 कारक हैं। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं उत्पादन के 4 कारक? ये हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ठीक है, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हो सकते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री नहीं पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे। यह कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, देश तो कम से कम पता होना चाहिए। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनका जन्म जो है वह पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ हुआ था? गोह नामक गाँव में। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपको टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेट अच्छा लगा होगा और आज का सेट कंपैरेटिवली इजी होगा। ठीक है, तो चलिए कल फिर से मिलते हैं हम लोग कल अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।